हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यार से स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन। और इस चैप्टर में हमने 2 पार्ट कर चुके हैं। इस चैप्टर के लगभग 2 पार्ट कर चुके हैं। अब हम इस तीसरे पार्ट में आए हैं। अब इस मुकाम पे आए हैं हम। अब इस चैप्टर में मैंने क्या क्या करना है, मैंने नहीं, आपको क्या क्या सिखाना है। मैंने इस चैप्टर में मैं आपको सिखाऊंगा मास, वेट और बुओयंसी और बहुत सारे चीज़ें जो मेन टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में बहुत काम आएंगे। सबसे पहले बात आती है मास की। मास क्या होता है ना। और दूसरा, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। वैसे टेढ़ी सी लाइन ड्रॉ हुई है, लेकिन चलो, मास और वेट। मास और वेट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। मास क्या होता है। मान लो ये पेन है, रुको देखो तो यार, ये देखो, ये है जैसे ये मेरा कॉलर माइक का वो है डब्बा। हाँ देखो, ये कॉलर माइक है मेरा डब्बा, मतलब उसका। तो इसके अंदर जो भी मटेरियल लगा है इसको बनाने में, कपड़ा, ये चैन, ये कपड़ा, मतलब ये गत्ता सा जो इसके अंदर है, और इसके अंदर से जो ये जाली है, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों का जो मटेरियल का जितना वजन है उसको कहेंगे हम मास। वजन नहीं कह सकते हम, मतलब कितना एक सब्सटेंस के अंदर मटेरियल भरा हुआ है। चलो इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ मैं। डेफिनेशन क्या है इसकी? द टोटल मटेरियल इनसाइड अ सब्सटेंस। इस पेन को बनाने के लिए कितना मतलब मटेरियल लगा है, उसका अगर हम टोटल करें तो हमें मास मिल जाएगा इस पेन का कितना है। लेकिन उसका अपोजिट नहीं कह सकते, मतलब उसका एक अलग ही चीज है वेट क्या होता है? वेट होता है कि मान लो ये एक m मास का ऑब्जेक्ट है। देखो इसमें क्या था, m मास के ऑब्जेक्ट के अंदर का जितना भी समान समून है, और इसमें m मास का ऑब्जेक्ट है जो, उस पे धरती कितना फोर्स लगा रही है उसे हम वेट कहेंगे। फोर्स इक्वल टू mg। मैंने आपको अभी बताया था mg क्या होता है। जी यहाँ पे क्यों लगाया? क्योंकि ये ग्रेविटेशनल चैप्टर है, इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, तो इसमें g लगेगा एक ही जगह। तो एक बॉडी का जितना ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लग रहा है उसे हम वेट कहेंगे। ये है बॉडी, इसको मैंने छोड़ दिया। ये किसकी वजह से गिरी? अपने वेट की वजह से, ना कि किसी और चीज की वजह से। ये सिर्फ अपने किसकी वजह से गिरी है? वेट की वजह से। मास इसका कुछ और है। मास इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। मास तुम मतलब इस पेन को अगर तुम स्पेस में ले जाओ, जहां मर्जी ले जाओ, इस पेन को किसी भी दूसरे प्लैनेट में ले जाओ, इसका मास सेम ही रहेगा, लेकिन इसका वेट चेंज होएगा। क्यों? क्योंकि दूसरे प्लैनेट की ग्रेविटी अलग है अर्थ से। ठीक है। और तुम बोलोगे वेट और चीजों में डिफरेंशिएट होता है। हाँ, वेट कभी कभी अलग भी होता है। धरती जो है ना वो ऐसी है, चपटी। अबे यार, ड्राइंग भी नहीं आती मुझे तो। ये देखो ऐसे चपटी सी अर्थ, तुम बोलते हो ना ऐसे गोल है, बिल्कुल गोल नहीं है, थोड़ी ऊपर नीचे दबी हुई है, ऐसी है थोड़ी। यहाँ पे जो है इक्वेटर है तुम्हारा नहीं, मतलब धरती का, और यहाँ पोल है, ये पोल है, ये इक्वेटर है। जो पोल में जो उसका वेट होता है वो ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस का, मैं डिस्टेंस F इक्वल टू 1/d² था ना, तो डिस्टेंस कम होएगा तो फोर्स बढ़ेगा। तो यहाँ पे वेट ज्यादा होता है ऑब्जेक्ट का, इक्वेटर में वेट कम होता है। तुम पे क्वेश्चन भी है कि एक इंसान ने सोना खरीदा, तुम पे एनसीईआरटी पे ही है कि पोल में उसका कुछ और वेट था, इक्वेटर में उन्होंने अपने दोस्त को दिया तो कुछ और वेट है उसका। तो तुम इस चीज से भी समझ सकते हो कि पोल्स में वेट ज्यादा हो जाता है ऑब्जेक्ट का, और इक्वेटर में एज कम्पेयर टू इक्वेटर पोल्स का ज्यादा होता है इक्वेटर से वेट। पोल में जो इतना भी होता है, तो वेट इट इज द फोर्स क्या
फोर्स एक्सर्टेड बाय, किसके द्वारा एक्सर्ट होता है? बाय ग्रेविटेशन, ग्रेविटी भी बोल सकते हो तुम। जो मतलब अलग अलग जगह की अपनी अपनी अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, अलग अलग जगह में अलग अलग वेट होगा। अगर तुम इसे ही मून पे ले जाओ, मून पे क्या होगा? मून पे कम हो जाएगा इसका वेट। क्यों? क्योंकि मून की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा नहीं है। अभी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ मून का वेट कितना होगा उसका, है ना। चलो चलते हैं। बे यार मिट जाना। तुम वैसे समझे क्या उस चैप्टर में ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? फिर मैं अब तुमसे एक क्वेश्चन करता हूँ, ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? ग्रेविटी तुम बोलोगे भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो तुम्हारी और तुम्हारी वाली के बीच में है वो वाला अट्रैक्शन नहीं, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तुम हो, तुम्हारी वाली है, दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है, वो फोर्स तुम्हारे लव का फोर्स नहीं है, वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि हमने अभी पढ़ा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि हर एक ऑब्जेक्ट का एक ग्रेविटी होती है अगर उसमें एक मास है। अगर उसका मास है तो उसके पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ही होगा। ठीक है, इतना समझ आया ना। तो वो फोर्स किसकी वजह से आता है? ग्रेविटेशन की वजह से। तो न्यूटन ने तुम्हारा एम तोड़ दिया, बड़ी अफसोस की बात है। फोर्स इज इक्वल टू mg और वेट इज इक्वल टू mg। तुम बोले भाई सीधा इधर क्यों लिखा, बताना कैसे होगा। फोर्स किस चीज से लग रही है? धरती से। धरती से लग रही है तो अभी मैंने बताया फोर्स एक्सर्टेड बाय क्या? धरती, ग्रेविटी के द्वारा, ग्रेविटी या जो धरती मत मानो, ग्रेविटी के द्वारा जो भी फोर्स लग रहा है उसे हम क्या कहेंगे? वेट। और यहाँ भी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो F की जगह हमने क्या लिख दिया? W इज इक्वल टू mg। ये वेट का क्या बना? फॉर्मूला बना। ठीक है, इतना समझ आ गया ना वेट का फॉर्मूला क्या होता है। अब तुमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था F इक्वल टू G m माइनस m इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर या आर स्क्वायर कह लो, है ना। तो F, अब इसमें ग्रेविटी की बात हो रही है तो F किस में चेंज होएगा? जल्दी एम जी। ठीक है, वेट में चेंज हो जाएगा, वेट इज इक्वल टू एम जी। मून पे कितना वेट होएगा? एम जी ऑफ मून। मून पे कितना वेट होएगा? जी इंटू इस एम से एम कट जाएगा, है ना। एम से एम कट जाएगा तो बड़ा एम इसका अपॉन आर स्क्वायर। डी को मैंने आर कर दिया, एम से मैंने एम काट दिया। अबे ये वाला एम नहीं काटना था, सॉरी, ये वाला एम मैंने काटा नहीं है, इनटू ये जो स्मॉल एम था मैंने ये काटा इससे। ठीक है, बात समझ में आई है ना? ठीक है ना। तो अब देखो एम जी, अरे यार तुम्हें भाई एक चीज़ तो बताने भूल गया। अगर मैं दोनों चीज़ें काट दूंगा, मान लो अगर मैंने दो चीज़ें काट ली तो इसमें ये तो ग्रेविटेशन का फॉर्मूला आ जाएगा ना। मुझे वेट का फॉर्मूला निकालना है। वेट का फॉर्मूला क्या होगा? मैं पूरा एम जी लिखूंगा इसमें, मैं किसी भी चीज़ को काटूंगा नहीं। एम मास बड़ी बॉडी का, बड़ी बॉडी कौन सी है? कोई सा मून, ये मून का निकाल रहे हैं, और छोटी बॉडी जिस पे वो फोर्स लग रहा है अपॉन आर स्क्वायर। एम जी क्या होता है? वेट मून का इक्वल टू जी कितना है? जल्दी 6.67 इंटू 10 की पावर, जल्दी बोलो माइनस 11। लेकिन अगर मैं इसे कांस्टेंट लूँ, कुछ ना करूँ इसमें, और बड़े एम का मास लिख लूँ, मतलब मून का मास लिख लूँ 7.36 इंटू 10 की पावर 22 kg इंटू स्मॉल एम का हमें मास पता नहीं थी, जो वो दूसरा ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, वो उसका मास है अपॉन आर स्क्वायर। उसका आर कितना है? 1.74 इंटू 10 की पावर 6 मीटर स्क्वायर। समझ आया? ये जीरो नहीं है भाई, 6 है, 6। ठीक है, अब इसको अगर तुम सोल्व करोगे, ठीक है, अगर तुम इसको सोल्व करोगे ना तो क्या आएगा? वेट इन मून। अगर मैं इतना लॉन्ग नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अप्रोक्स वैल्यू निकाल के इसको खत्म करूंगा यहीं पे। 2.431 इंटू 10 की पावर 10। ठीक है, और ये जो जी था, ये जी यहाँ आ गया,
और ये जो m था छोटा वाला, ये m यहाँ आ गया, g इंटू एम। समझ आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा समझ, फिर से समझो। ये जो हमने वेट, फोर्स इज इक्वल टू वेट, ठीक है ना, वेट हमने मून का निकालना है, तो हमने बड़ा एम किसका लिया, मून का लिया, और ये mg क्या लिया, मून का लिया। मून में कितना वेट होगा, फोर्स कितना लगेगा उस पे, वेट हमने मून का ले लिया। ये दूसरा ऑब्जेक्ट जिस पे फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन हमने कांस्टेंट ही रखा, क्योंकि g का अगर मैं निकाल लेते तो उससे तो ग्रेविटी का पता चलता ना, मास, एक फिक्स्ड मास पे कितना फोर्स लग रहा है उसका पता नहीं चलेगा। तो हमने g को एक वेरिएबल के तौर से लगाया, तुम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैंने नहीं करा है, अपॉन ये जो इसका रेडियस था, है ना। और मैंने अप्रोक्स वैल्यू निकाली 2.431 इंटू 10 की पावर 10, मैंने नहीं निकाली, मतलब साइंटिस्टों ने निकाली है, gm मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू स्मॉल m। स्मॉल m क्या है, ऑब्जेक्ट का मास। अबे यार ये क्या हो गया, ठीक है, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने निकालना है कि अर्थ से कितना कम है इसका, अर्थ का तुमने ऐसे ही करना है, अर्थ का मास भी तुम्हें पता है, अर्थ का सब कुछ पता है तुम्हें। तो अर्थ, वेट इन अर्थ इज इक्वल टू क्या होगा, बताओ, वेट इन अर्थ क्या होगा, वेट इन अर्थ क्या होगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। जी कांस्टेंट रहेगा, बड़ा एम कितना है बताओ, मास कितना है अर्थ का, जल्दी 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 जल्दी, चलो मैं ये बता देता हूँ। 6 इंटू 10 की पावर 24, इसकी 10 की पावर 22 थी, इसकी 10 की पावर 24 kg इंटू एम अपॉन रेडियस। रेडियस क्या होता है, अर्थ का कितना क्या है रेडियस, अर्थ का रेडियस अगर तुम नीचे ले लोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, बोलो बोलो बोलो। अर्थ का रेडियस अगर तुम ले लोगे तो आंसर आ जाएगा ना, हाँ बोलो हाँ हाँ। 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर स्क्वायर, ये अर्थ का रेडियस आ गया। अब वेट इन अर्थ क्या हो जाएगा, इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, क्या आएगी अप्रोक्स वैल्यू 1.474 इंटू 10 की पावर 11 जी एम, जी ये वाला, एम ये वाला, तो ये आ गई इसकी वैल्यू। अर्थ, अर्थ में कितना मास हो उसका वेट होगा ऑब्जेक्ट का। तुम बोलोगे भाई यहाँ 2 है या 1 है, कम नहीं हुआ भाई, पावर तो देख लो यार 10 है या 11 है, ठीक है। अब हमने नापने के तौर पे हमने कर लिया वेट ऑफ अर्थ अपॉन वेट ऑफ मून, मतलब कितना ज़्यादा है अर्थ का वेट, 1.474 इंटू 10 की पावर 11 अपॉन 6 लिख रहा हूँ, वेट ऑफ वो क्या था भाई, हाँ ये रहा 2.431 इंटू 10 की पावर 10, जी और एम तो कट ही जाएगा, तो मत लिखो, इससे ये कटा, एक जीरो आएगा, इससे काट दो, इसको कट करके सिंप्लीफाई करके आएगा तुम्हारा आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, 0.165। क्योंकि ये ज़्यादा 6 पॉइंटों में लग जाएगा ना, एक पॉइंट तो इसका आ जाएगा, है ना। तो अप्रोक्स वैल्यू हमने निकाली 0.165, और ये किसके बराबर है, अर्थों में से, मतलब इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखोगे तो 1/6 के बराबर है। कैसे, बोले भाई कैसे, इसको काट के देख लो, 0.10 हो जाएगा, है ना, 10 के लिए कितने बढ़ता है, 1 पे 4 बचा, 40 हो गया, 40 6 6 जा 36, है ना, 4 बचा, फिर 40 हो गया, है ना, फिर 40 हो गया, तो क्या करेंगे हम 6 6 6 6 लगाते रहेंगे लगाते रहेंगे लगाते रहेंगे लगाते रहेंगे और लगाते ही रहेंगे। तो हमने एक अप्रोक्स वैल्यू ले ली 0.165, है ना, 6 6 6 चलता जाएगा तो 0.165 हमने एक अप्रोक्स वैल्यू ले ली है उसकी। तो अप्रोक्सली जितना अगर एक ऑब्जेक्ट का मास 6 किलो है अर्थ में, तो वहाँ जाके 1 किलो हो जाएगा। और मान लो तुम्हारा वेट 36 किलो है, 36 किलो तो होगा नहीं, तो मून पे कितना होगा, बताओ बताओ बताओ, मून पे कितना होगा ना, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अगर यहाँ 6 है तो वहाँ इंटू 6 कर दो, वहाँ पे तुम्हारा 6 किलो होगा वेट, ठीक है। क्योंकि दोनों को अगर तुम इसको 6 से मल्टीप्लाई करो 36 आएगा, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा 6, मतलब तुम्हारा वहाँ पे वेट कितना होगा 6 होएगा, 6 किलो। तो अब तुम्हें मैं आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा।
ये मास और वेट का क्या चक्कर है इसमें, ठीक है। अब तुम आगे चलो, ये थोड़े बहुत क्वेश्चन है कि अर्थ पे तुम्हारा मास इतना है, मून पे इतना है, इन सब तो मानो मतलब ये ज़्यादातर आते ही नहीं है, मतलब ये सिर्फ तुम्हारे उसके लिए नॉलेज के लिए कराए जाते हैं थोड़े से। अगर तुम इन्हें ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेट करोगे तो ये तुम्हें आएंगे भी नहीं, इसलिए कह रहा हूँ, कहीं आते तो है नहीं है क्वेश्चन, तुम्हारे कोई एग्जाम में तो आने नहीं है, तो इसलिए इनको रहने ही दिया करो। जो तुम ऐसे क्वेश्चन देखते हो ना, वेट इज इक्वल टू G1/6 अर्थ का मास का। तो अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है, तो बोले अगला टॉपिक क्या है वे, थ्रस्ट एंड प्रेशर। भाई इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा ना मैं तुम्हें कि तुम देख के हैरान हो जाओगे, इतने अमेजिंग वो बताऊंगा ना मैं तुम्हें फॉर्मूले, जिससे तुम मिनटों के क्वेश्चन सेकंडों में और सेकंडों के क्वेश्चन चुटकियों में कर दोगे। तो अब देखो, अगर तो अब तक तुमने सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दो यार, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा और तुम्हारे को मोटिवेट करता रहूँगा भाई, क्योंकि मोटिवेट करना एक कला है अपने आप में ही। तो हम आगे थ्रस्ट और प्रेशर में, तो चलिए थ्रस्ट और प्रेशर का वो करते हैं, क्या करते हैं, मुहूर्त करते हैं। बारी आती है थ्रस्ट एंड प्रेशर की। तो थ्रस्ट एंड प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट, पहले बात आती है थ्रस्ट की। थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट होता है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर फोर्स लगना। वाह वाह, घर का सेटअप दिखा दो तुम, सारी पोल खोल लो। हाँ नहीं तो कैमरा सेटअप भी नहीं करना आता यार मुझे ही। देखो थ्रस्ट और प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट और प्रेशर दो अलग अलग पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कैसे, थ्रस्ट होता है, प्रेशर वो मत समझना जो तुम्हें सुबह सुबह आता है, वो नहीं होता प्रेशर, दूसरा वाला प्रेशर की बात कर रहे हूँ, हालांकि वो भी एक तरह का प्रेशर ही होता है। आगे थ्रस्ट की बात करते हैं। थ्रस्ट की बात में क्या होता है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलरली, सरफेस के परपेंडिकुलर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगना, या यहाँ एक ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर फोर्स लगना किसी भी ऑब्जेक्ट पे सरफेस के रिस्पेक्ट में, उसे कहते हैं हम थ्रस्ट। नहीं समझ आया, चलो हम समझाते हैं। थ्रस्ट इज द परपेंडिकुलर फोर्स टू एन ऑब्जेक्ट। राइटिंग समझ नहीं आ रही तो भाई समझ लेना थोड़ी सी। एक ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर फोर्स जितना भी लगता है उसे आएगा थ्रस्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लो ये पेन है, ये सरफेस है, मान लो मेरा हाथ सरफेस है, ये पेन है, ये जो मेरा हाथ है ये इस पे थ्रस्ट लगा रहा है, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलरली फोर्स लगा रहा है। भाई यार तुम्हें थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ यार, फोकस कर ले। देखो ये है, मैं इसके, ये मेरे परपेंडिकुलरली फोर्स लगा रहा है इस पे सरफेस पे, तो इसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं, थ्रस्ट। या ये वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लगाए मतलब सरफेस के रिस्पेक्ट में, ऊपर या नीचे एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाना, उसे कहते हैं हम थ्रस्ट। चलो यार प्रेशर पे आते हैं। अबे जूम हो जा, हो गया। देखो प्रेशर क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया वो नहीं होता प्रेशर, दूसरा वाला प्रेशर होता है एक। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तुम्हें पढ़ा ही होगा, फोर्स अपॉन ए, एफ अपॉन ए, फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। लेकिन इस वाले केस में हम क्या बात कर रहे हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर फोर्स लगे, परपेंडिकुलर फोर्स को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स को हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। तो परपेंडिकुलर फोर्स को हम एफ की जगह थ्रस्ट लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। और प्रेशर क्या होता है भाई, प्रेशर किसी भी चीज पे जोर देना मतलब जैसे मान लो तुम्हारे पास एक, मान लो तुम यहां खड़े हो, ये सामने तुम्हारे दरवाजा है, और इधर से एकदम से टीचर आ जाती है, तुम क्लास में बकैती कर रहे हो और एकदम से टीचर आ जाती है यहाँ से चश्मे वाली और एकदम से इस पर प्रेशर लगाने लग जाती है, तो उसे कहते हैं प्रेशर। जो फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे,
किसी भी डायरेक्शन में, उसे हम कहते हैं प्रेशर। इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है। प्रेशर तुमने 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में, सारी क्लासेस में पढ़ा है कि प्रेशर क्या होता है। अब प्रेशर क्या क्या चीजों में होता है, देखो। अगर मान लो तुम रेत वाले जगह में खड़े हो, यहाँ पे है सैंड, एक पहले केस में तुम खड़े हो और दूसरे केस में तुम खत्म, मतलब लेटे हुए हो, मरे नहीं, लेटे हुए हो। तो किस केस में तुम ज्यादा जल्दी नीचे की तरफ धसोगे बताओ? तुम बोलोगे भाई खड़े वाले केस में, जो हम खड़े हैं तो तुम्हें 8th क्लास में पढ़ा ही होगा, एरिया कम है प्रेशर ज्यादा है ना। एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा, एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम, है ना। बस यही समझना था। एरिया यहाँ पे ज्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो तुम नीचे देर में जाओगे, है ना। बस इतना तुम्हें समझना था। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर की वो क्या होती है, मतलब क्या क्या चीजें होती है। प्रेशर किस चीज से लगता है। थ्रस्ट को तुम mg भी लिख सकते हो। तुम बोलोगे भाई वेट इज इक्वल टू mg, एफ इज इक्वल टू mg, थ्रस्ट इज इक्वल टू mg। यहाँ पे हमने f को, इस चैप्टर में f को हमने थ्रस्ट की तरह लिया है क्योंकि वो परपेंडिकुलरली फोर्स लग रहा है। तो थ्रस्ट को हम mg भी कह सकते हैं, थ्रस्ट को हम mg कह सकते हैं। थ्रस्ट की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है, क्यों? क्योंकि फोर्स की भी वही होती है। एरिया की तुम्हें पता ही है, मीटर स्क्वायर या ऐसी कुछ होती है। तो ये तुम्हें पता चल गया, है ना। इतना सब कुछ पता चल गया तुम्हें। वाह भाई, तुम्हें इतनी जल्दी पता चल गया, मैं तो बहुत देर में पता चला। देखो अब तुमने सब चीज़ें पढ़ ली। mg, ये इसे कहते हैं mg, एरिया मीटर स्क्वायर में। आप इसको डिवाइड करोगे तो प्रेशर आ जाएगा। तो तुम्हें पहले इसका थ्रस्ट निकालना पड़ेगा। थ्रस्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा होता है। तो तुम यहाँ पे तुम्हारा परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है ना दोनों जगह, ये तो नहीं है तुम टेढ़ा मेढ़ा फोर्स लगा रहे हो, एकदम परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हो ना, तो इसे कहते हैं हम थ्रस्ट। चलो अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। सर क्या हुआ, प्रेशर लगा रहे हो? नहीं, हाँ इसे भी प्रेशर ही कहते हैं। देखो यही प्रेशर ही होता है। देखो मैं प्रेशर से इसे साफ कर रहा हूँ तब ये मिट रहा है। अगर मैं हल्के हल्के साफ करूँ तो मिटेगा नहीं, प्रेशर से साफ करूँगा तो मिट जाएगा। कैसे? क्योंकि मैंने प्रेशर अप्लाई किया किसी ऑब्जेक्ट पे। अब बारी आती है प्रेशर इन फ्लूइड्स में। फ्लूइड्स 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 क्या होगा भाई? फ्लूइड्स 2 बार 5 बार कह दिया। एनी लिक्विड और एनी गैस इज कॉल्ड लिक्विड। एनी गैस और लिक्विड को ही बोला तुमने, क्यों? क्योंकि फ्लूइड्स वो होते हैं जो इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं। सॉलिड इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है? नहीं कर सकता। लिक्विड कर सकता है? हाँ कर सकता है। गैस कर सकता है? हाँ कर सकता है। तो उसने क्या कहा हमने? फ्लूइड्स। भाई सांस फूल गई मेरी। तो देखो फ्लूइड्स हमने उसे नाम दिया जो इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं। अब प्रेशर इन फ्लूइड्स का क्या मतलब है? जहां पे पार्टिकल क्लोजली पैक्ड नहीं होंगे, गैस में लूजली पैक्ड है तो उनके एक प्रेशर कम होगा। लेकिन इस चैप्टर में हम बात करेंगे लिक्विड की। शायद तुम्हें दिखे ना एक गोला, लेकिन फिर भी देख लो हम लिक्विड की बात कर रहे हैं। लिक्विड का मतलब, लिक्विड में हम क्या करेंगे? लिक्विड में हम करेंगे जैसे देखो, लिक्विड में हम करेंगे क्या करेंगे? लिक्विड में हम मान लो एक बीकर है, इसमें क्या भरा है? फ्लूइड, वाटर, या जो भी मान लो तुम। वो लिक्विड बहुत सारी चीजें होती है, सिर्फ वाटर नहीं होता, लेकिन मैंने वाटर ही माने जी, वाटर सबसे अच्छा है। वाटर, H2O, पानी, मुझे समझ नहीं आता ना कभी कभी, तो मैंने ये सब चीजें लिख दी। H2O, वाटर, पानी इनमें भरा हुआ है ना। जब ये चीज इसमें भरी हुई है, ये अब तो तुमने ये चीज देखी होगी कि वाटर का जो मॉलिक्यूल होते हैं वो अपने आप में डेंसली पैक नहीं होते, थोड़े लूजली पैक्ड होते, थोड़े से सॉलिड से हैं। तो अगर तुम एक उल्टा मग्गा लोगे, मग्गा कैसे होता है? ऐसे 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 ऐसे, यहाँ से हैंडल होता है ना। उल्टा मग्गा लोगे और इसके अंदर डुबोगे तो क्या होगा? तुम पे एक अपवर्ड फोर्स, नहाते हुए तो करे ही होगा ना तुमने, कप लग रहा है, लेकिन मग्गा मान लो तुमने नीचे की तरफ फोर्स लगाया तो तुम पे ऊपर की तरफ फोर्स आता है ना। तुम बोले भाई वो इसकी वजह से नहीं आता, वो एयर की वजह से आता है, जिसके अंदर एयर होती है।
जो उसे पलटाती है। तो चलो मैंने मान लिया एयर की वजह से आता है, इसमें अपना हाथ डालो तब तो तुम पे फोर्स लग रहा है। ये तो नहीं बोल सकते तुम्हारे अंदर एयर भरी हुई है, एयर तो भरी है लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं भरी कि वो ऊपर की तरफ आने लग जाए, तुम पे एक फोर्स तो लगता है। उस फोर्स को क्या कहेंगे हम? जब तुम एक बीकर में पानी या बाल्टी में पानी भरते हो अपनी, तुम जब उसमें अपना हाथ डालते हो प्यारा सा, वाह क्या हाथ बनाया मैंने, ये जब हाथ तुम इसमें डालते हो तो हाथ डालने के बाद क्या तुम्हें एक अपवर्ड फोर्स मिलता है ना, अपवर्ड फोर्स मिलता है, हाँ मिलता है, जरूर मिलता है। तो उस फोर्स को क्या कहेंगे हम? भाई क्या कहते हैं? बुओयंट फोर्स कहते हैं। बुओयंट फोर्स मतलब किसी भी लिक्विड में जो अपवर्ड फोर्स या गैस में कोई अपवर्ड फोर्स या तुम्हारे फोर्स के रेजिस्ट करने वाला फोर्स लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बुओयंट फोर्स कहते हैं। और इस प्रॉपर्टी को, इस कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या कहते हैं? बुओयंसी। किसी भी लिक्विड की बुओयंसी कितनी है, इस कैरेक्टरिस्टिक को हम, इस लिक्विड की ये कैरेक्टरिस्टिक है बुओयंसी, तो इसको हम क्या कहते हैं? बुओयंसी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बुओयंसी एक ऐसी चीज है जो बुओयंट फोर्स देती है ऊपर की तरफ, तो इसे हम कहेंगे किसी भी लिक्विड की बुओयंसी। अलग अलग लिक्विड की अलग अलग होती है, तेल की ज़्यादा होती है, वाटर की कम होती है। जैसे जैसे तुम गाढ़े लिक्विड पे जाओगे जिसके मॉलिक्यूल थोड़े थोड़े डेंस पैक्ड होते हैं, उनमें बुओयंसी क्या होगी? ज़्यादा होगी बुओयंसी, है ना। अब वैसे तुम्हें एक एक्टिविटी भी दे रखी है भाई, कितने गिलास बनाऊंगा। एक स्प्रिंग लो, अरे पानी नहीं है ये, पानी, और इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पे एक पत्थर लटका लो, हैं। तो इसको अगर तुम डालोगे इसमें तो जितना ही पहले खींचा था उससे थोड़ा कम खींचेगा। ये जो है इसकी थोड़ा ऊपर की तरफ से फोर्स लगेगा जिसकी वजह से ये कम खींचेगा। ये इन्होंने एक एग्जाम्पल की तरफ से बताया जा रहा है। तो अब तुम बोलोगे भाई अगर मैं इसी में ये नहीं डाल के पत्थर ही डाल देता हूँ, पत्थर गया यहाँ पे आ गया, बोलो ये कैसे भाई? बुओयंट नहीं लगा इसमें, बुओयंसी लगी। हाँ भाई बुओयंसी लगी इसमें, लेकिन इसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी, इसका mg तो था वो ज्यादा था, किससे? बुओयंट फोर्स से। बुओयंट फोर्स कम था, कम नहीं था, मतलब बुओयंट फोर्स सब चीजों में उतना ही लगता है, लेकिन इसका mg ज्यादा था, इसका वेट ज्यादा था, तो ये नीचे की तरफ आ गया। बस इतना सा तुमने पढ़ना था। इतना सा पढ़ने में तुम्हें सब चीजें समझ आ गई बुओयंसी की क्या होती है। जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स हर चीज पे लगती है ना, तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, किसी चीज पे ज्यादा लगती है, किसी चीज पे कम लगती है ना। तो एक चीज और भी पता, अगर तुम बोलो भाई एक मैंने एल्यूमिनियम का गोला लिया, ये एल्यूमिनियम का गोला लिया, इसको मैंने फेंका है, नीचे जाके रह गया, लेकिन अगर मैंने इसी को खोल खोल के पूरा बड़ी शीट बना ली और उसको पानी के ऊपर डाला तो वो तो नहीं डूबेगा। क्यों नहीं डूबेगा? अभी यार पिछली साइड में पढ़ाया था, एरिया कम प्रेशर ज्यादा, एरिया ज्यादा प्रेशर कम। एरिया उसमें ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर हो जाएगा कम, तो वो अंदर नहीं जाएगा, बुओयंसी की वजह से ऊपर रहेगा। और अगर एरिया कम हो जाएगा, छोटे एरिया में जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। बस इतनी सी बात थी। इतनी सी बात भी तुम्हें इतना पढ़ाया हो, मतलब तुम्हारे स्कूल वाले पढ़ाते हैं इसके बारे में, शायद ही पढ़ाते होंगे इतना ज़्यादा, तो मैंने थोड़ा डिटेल में पढ़ाया इसे। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। आँखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए। अब बारी आती है अगले चीज की। अगली चीज क्या है? रिलेटिव डेंसिटी। व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? डेंसिटी तुमने पढ़ा होगा, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। यार तुम्हें समझ नहीं आएगा, मास अपॉन वॉल्यूम पढ़ा है ना, चैप्टर नंबर 1 पे ही पढ़ा है, मैंने पढ़ाया नहीं अभी, लेकिन तुमने पढ़ा ही होगा। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। कितना मास है और उसका कितना वॉल्यूम है, उन दोनों का मतलब अपॉन में कर दोगे तो उसका आ जाएगा कितनी उसकी डेंसिटी है। लेकिन
अब बारी आती है रिलेटिव डेंसिटी की। रिलेटिव डेंसिटी में क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी में क्या होता है, एक बार आर्किमिडीज ने क्या कहा था, एक बीकर लिया ऐसे ही, यूट्यूब ली, यूट्यूब वो वाला यूट्यूब नहीं, एक दूसरा वाला, इसमें ना यहाँ पे ना एक ऐसे सा लगा दिया नलखा टाइप, और इसे ऐसे, ये ऐसे थी, यहाँ तक उन्होंने पानी भर दिया कि इससे बाहर ना आए, इससे बाहर ना आए। यहाँ पे ले लिया एक गिलास, गिलास नहीं कहेंगे, एक कटोरा ले लिया, कटोरा, समझ आ गया ये लग कुछ हो रहा है लेकिन मान लो एक कटोरा है, तो इसमें उन्होंने एक चीज डाली। अब क्या हुआ, जितना उन्होंने इसके अंदर यहाँ पहले थोड़ा सा और डाला तो ये यहाँ पे आ गया, तो इतने एरिया का जो पानी था वो क्या हुआ, यहाँ से जाते 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 यहाँ आ गया। फिर जब इन्हें और डुबोया तो फिर और पानी आके यहाँ पे और इकट्ठा हो गया। फिर जब इन्हें स्ट्रिंग को भी डुबोया तो स्ट्रिंग जितना पानी क्या करेगी, हटाएगी, जितना पानी डिफ्यूज नहीं करेगी, क्या करेगी, इतना पानी क्या करेगी, डिस्प्लेस करेगी। मतलब जितना पानी ये, मतलब जितनी जगह मान लो यहाँ आ गया तो इतना, जितनी स्ट्रिंग कर रही है और इतना पानी ये डिस्प्लेस करके यहाँ आएगा। तो इससे हमें क्या चीज़ पता चलती है, इससे हमें चीज़ पता चलती है कि एक फिक्स्ड मास, मतलब मास तो फिक्स ही रहेगा भाई, अगर तुम इसमें डालोगे तो वो उस पानी को हटा के इसका मास ले लेगा, एक फिक्स्ड मास बन जाएगा। अगर तुम इसका वेट चेक करोगे इस पूरे प्रोसेस में सेम ही रहेगा, क्यों, क्योंकि जितना मास जा रहा है उतना आ ही तो रहा है ना। तो इसमें क्या रहेगा, मास कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जितना पत्थर जा रहा है अंदर उतना पानी बाहर आ रहा है, तो मास हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। वाटर कम होएगा, रॉक बोलते हैं ना, स्टोन बोलते हैं, स्टोन बोलते होंगे, स्टोन का अगर स्टोन अगर ज़्यादा अंदर जाएगा तो उसका वाटर अभी सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो स्टोन जितनी अंदर जाएगा, मतलब कितनी कम अंदर जाएगा उतना कम पानी गिरेगा, जितना ज़्यादा अंदर जाएगा उतना ज़्यादा पानी गिरेगा। इतना समझ आ गया तुम्हें, वही आर्चिमेड्स ने बताया था इसमें, आर्चिमेड्स प्रिंसिपल। अब बारी आती है आर्चिमेड्स, अभी सही है ना, आर्चिमेडिस, मैथ्स ई भी है यहाँ भाई, ई भी है, प्रिंसिपल की। आर्चिमेड्स प्रिंसिपल क्या कहता है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, आर्चिमेड्स प्रिंसिपल कहता है, जल्दी 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 खत्म करो। आर्चिमेड्स प्रिंसिपल क्या कहता है, उसने इसी चीज़ को अपनाया, उसने कहा भाई साहब ये है ना काम की बात। आर्चिमेड्स प्रिंसिपल में क्या होता है, आर्चिमेड्स प्रिंसिपल में उसने कहा कि ना किसी भी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी नापने के लिए उसने एक रेफरेंस वैल्यू ली। रेफरेंस वैल्यू क्या ली, एक रेफरेंस डेंसिटी ली, एक एक्यूरेट डेंसिटी ली, जो थी किसकी, हमारे प्यारे वाटर की, H2O की। क्या थी, 1000 किलोमीटर सॉरी केजी मीटर का क्या आएगा क्यूब, लेकिन माइनस में, क्योंकि वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम क्यूब में ही आता है, तो नीचे था, नीचे ऐसे ऊपर आएगा तो माइनस का क्यूब लग जाएगा। केजी तुम्हें पता ही है किस लिए लगा, तो क्यों आया ये 1000 उसने करके देखा भाई। रिलेटिव डेंसिटी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की इसके रेफरेंस से नापते हैं। तुम बोले इसके रेफरेंस से नापते हैं, मतलब एग्जाम्पल करा यार, ऐसे नहीं आता हमें, तो हम कराते हैं यार, इज्जत तुम पे आई नहीं थोड़ी सी, थोड़ा मास्टर को। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला निकाला उन्होंने, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू मास, नहीं मतलब डेंसिटी, ये डेंसिटी है इसकी, वाटर की डेंसिटी ये है, तो डेंसिटी ऑफ अच्छा ए आएगा, a substance, density of a substance, of a given substance, a substance नहीं, of a given substance upon density of water, वाटर की कितनी डेंसिटी है और सब्सटेंस की कितनी डेंसिटी है, उनको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारी रिलेटिव डेंसिटी, उस ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी कितनी है। क्वेश्चन कराऊं चौक जाओगे, ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा पक्का। अब देखो, अभी मानना है हमने, क्या मानना है,
क्या बे, क्या मानना है? बोल 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 बोल। डेंसिटी ऑफ सोना, बताओ 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 बताओ। डेंसिटी ऑफ सोना क्या होता है? सोने वाली डेंसिटी नहीं, डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ सिल्वर, वो मतलब डेंसिटी ऑफ जो गोल्ड है वो है, गोल्ड की रिलेटिव डेंसिटी है 19300 kg मीटर की पावर -3 इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड अपॉन वाटर की 10⁻³ kg मीटर की पावर -3, है ना। अब अगर हमें डेंसिटी निकालने गोल्ड की, क्या करेंगे? अभी तुमने पढ़ा 19300 kg मीटर पर। अब यार फिर पेन फीका चलने लग गया। भाई तुम सब्सक्राइब काहे नहीं करते? तुम्हारे लिए इतना बढ़िया पेन लाऊंगा ना मैं, अलग अलग रंग के पेन लाऊंगा तो उससे तुम्हें समझ आ जाएगा। 1 × 10⁻³ kg मीटर पर की पावर -3 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ, भाई यार तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, थोड़ी ज़्यादा रोशनी आ गई, इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गोल्ड, है ना। और डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू, इसकी पावर इसमें 3 जीरो और मिला दो 10300 और 3 जीरो और मिला दो 000 kg मीटर पर सेकंड। ये तो सारा सेम ही रहेगा। तो ये इसकी वो रिलेटिव डेंसिटी निकल जाती है गोल्ड की। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आप ये इस चैप्टर को मेरे माध्यम से बहुत अच्छे से समझा है, मुझे तो लगता है भाई मैंने बहुत अच्छे समझाया है। भाई प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाइए, लाइक करिए, शेयर करिए प्लीज़, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट है जो मुझे आगे ले जाएगा। क्योंकि भाई देखो, अगर मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा ना भाई, तुम्हारे लिए ही फायदा है। क्यों? मतलब पैसों की बात नहीं कर रहा, पैसों की बात नहीं है इसमें, बात है एजुकेशन की। क्योंकि एजुकेशन हर किसी के पास नहीं होती फ्री में। यूट्यूब में एजुकेशन देने वाले बहुत हैं, तुम बोलो भाई एजुकेशन फ्री में मिलती है, लेकिन एजुकेशन ऐसी नहीं मिलती जैसी मैं देता हूँ। तुम बोले भाई तेरे से लाख गुना बढ़िया पढ़ाते हैं, लाख गुना बढ़िया पढ़ाते होंगे, लेकिन भाई मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें मुझसे पढ़ना है या मेरी पढ़ाई तो मेरा पढ़ाना टीचिंग तुम्हें अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, जिससे भाई थोड़ा सा तो वो आए मेरे पास कि हाँ भाई मेरे को भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। पैसों के चक्कर नहीं है, पैसे तो बहुत नहीं है लेकिन फिर भी पैसों का चक्कर नहीं है। तुमने अब क्या करना है, अब तुमने ना इसके ना न्यूमेरिकल करने हैं सारे। जो न्यूमेरिकल नहीं समझ आएगा वो मेरे कमेंट सेक्शन में डाउट की तरफ से पूछना है, मैं उसका आंसर तुरंत दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए क्या बोला, गुड बाय।